दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा आनंद सुबह उठ के सो जाने का ही तो है ना। एक बार सुबह उठ जाओ और फिर दोबारा सो जाओ, तो उससे बड़ा आनंद नहीं है। नहीं, एक किसी ने ऐसे एक शेर लिखा था कि ऐसी सुबह उठ के सो जाने वाला, कि सुबह उठ के सो जाने में सबसे ज़्यादा आनंद आता है। अब मैं भूल गया, बाद में बताऊंगा। चलो कुछ तो आ गए। द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है, ये अपन समझ गए। ठीक है, अब अपन पृष्ठ तनाव को परिभाषित करते हैं। रिफ्रेश करना पड़ेगा, चालू तो है। पृष्ठ तनाव को गणितीय रूप से परिभाषित करते हैं। अभी अपन ने पृष्ठ तनाव देखो, अभी शुरुआत की जो क्लासेस हुई है उसमें अपन ने ये देख लिया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो अभी अभी उठे हैं, ठीक है, उनके लिए, जो अभी अभी उठे हैं, मौसम का आनंद ले रहे थे, उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमने ये कहा था इस चैप्टर में पढ़ने के लिए हमें, इस चैप्टर का नाम है पृष्ठ तनाव। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव में अभी हम पढ़ चुके हैं, उसको 5-7 मिनट में रिपीट कर दूं। एक तो ससंजक बल पढ़ना है, असंजक बल पढ़ना है, फ्री सरफेस जिसको क्या कहते हैं, मुक्त सरफेस, वो पढ़ना है, अणुपरास पढ़नी है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभावी गोला। ये 5 बातें जो बेसिक बातें इस चैप्टर की, वो सबसे पहले समझनी होती हैं, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो ससंजक बल, ससंजक बल क्या होता है, समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। जैसे किसी ग्लास में हमने पानी भर दिया है, तो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल होगा। ठीक है, किसी बर्तन में पारा भरा हुआ है, तो पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल होगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल क्या होता है, विभिन्न पदार्थ, असमान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक बल होता है। जैसे ग्लास में पानी भरें, तो ग्लास व पानी के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, असंजक बल कहेंगे, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। किसी किताब को गोंद की सहायता से चिपकाना हो, तो गोंद और किताब के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, वो असंजक बल होगा। फिर हमने अभी पढ़ा कि मुक्त सतह क्या होती है, ये क्यों नहीं खिसक रहा, मुक्त पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ या फ्री सरफेस क्या होती है। जैसे किसी बर्तन में द्रव भर दिया, तो द्रव की हम कहते हैं ना लेयर होती हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाता है, एक एक करके लेयर होती है। तो सबसे ऊपरी लेयर जिसके बाद वायु होती है, उस लेयर को कहते हैं क्या, मुक्त पृष्ठ। तो द्रव की सबसे ऊपरी सतह, टॉप मोस्ट सरफेस इज कॉल्ड फ्री सरफेस, यानी मुक्त पृष्ठ। और ये जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है, इसकी मोटाई बहुत कम होती है, 10 की घात कितनी, -9 मीटर। तो 10 की घात -9 मीटर की ये टॉप मोस्ट पृष्ठ होता है, इसी को मुक्त पृष्ठ कहते हैं। अणुपरास क्या होती है, अणुपरास जैसे दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक भी हो सकता है, असंजक भी हो सकता है। अगर ये दोनों अणु समान पदार्थ के हैं तो ससंजक होगा, अगर ये दोनों अणु अलग अलग पदार्थ के हैं तो क्या होगा, असंजक होगा। बस ये दोनों 10 की घात -9 मीटर पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, 10 की घात -9 मीटर पर या उससे कम। उससे ज़्यादा पर है तो फिर ये ससंजक और असंजक बल नहीं लगाएंगे। तो 10⁻⁹ मीटर ये क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर ये अणुपरास होती है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है,
प्रभावी गोला। एक हमने यहां पर एक छोटा सा ये अणु बनाया और जो परास थी अणु परास उतनी त्रिज्या का एक गोला बना लिया। अब इस गोले के अंदर जितने अणु आएंगे वो सब इस बीच वाले अणु पर क्या करेंगे, या तो ससंजक बल लगाएंगे या असंजक बल लगाएंगे। इससे बाहर होंगे वो तो कोई बल लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी गोले को क्या कहते हैं हम, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी 10⁻⁹ मीटर त्रिज्या का वह गोला जिसमें स्थित अणु केंद्र पर रखे अणु पर ससंजक या असंजक बल लगाएं। इस गोले को हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या प्रभावी गोला कहते हैं। इस गोले से बाहर जो अणु होंगे वो कोई ससंजक और असंजक बल केंद्र पर रखे हुए अणु पर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एक तो ये पढ़ा था हमने। उसके बाद फिर हमने देखा पृष्ठ तनाव को समझाया कैसे। पृष्ठ तनाव को समझाने के लिए मैंने एक कंटेनर में पानी भर दिया, ये उसकी मुक्त सतह हो गई, और इस मुक्त सतह के नीचे हम इस द्रव के अंदर एक अणु ए पर विचार करते हैं, ये ए है, इधर बी पर विचार करेंगे, इधर सी पर विचार करेंगे। बी और सी, बी सतह के ठीक नीचे है और सी ठीक सतह पर है, और ए पूरा द्रव में डूबा हुआ है। ए जब द्रव में पूरा डूबा हुआ है तो आप देखोगे इसके आसपास वह समान प्रकार के अणुओं से घिरा है। जब यह समान प्रकार के अणुओं से घिरा है तो सभी अणु इस पर अपनी दिशा में बल लगाएंगे, तो परिणामी बल इस पर ए पर क्या हो जाएगा, 0। ये साम्यावस्था में होगा। लेकिन बी पर नीचे, बी थोड़ा नीचे है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर है, सरफेस पर भी है, तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर तो कोई भी अणु है ही नहीं है पानी के, तो नीचे ही पानी के अणु है। तो नीचे वाले अणु जो बीच में सेंटर पे अणु था पानी का, उसको खींचेंगे। ऊपर पानी के अणु है नहीं है, ऊपर वायु के अणु है, तो वायु के अणु इतना बल लगा नहीं पाएंगे, तो पानी के अणु ही इसको नीचे खींचेंगे, यानी बी पर लगने वाला बल एफ बी नीचे की ओर ही होगा। सी जो है वो ठीक सतह पर ही है, तो सी के ऊपर आधे में वायु है और सी के नीचे आधे में द्रव है, तो द्रव के अणु उसको नीचे खींचेंगे, वायु के अणु ऊपर खींचेंगे। वायु के अणुओं में ऊपर इतनी ताकत नहीं होगी, इतना बल नहीं होगा, क्योंकि वायु के अणुओं का द्रव्यमान कम होता है, ठीक है, इनका घनत्व भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा अणुओं का नीचे वाले के, तो वो नीचे खींचेंगे, तो अंतिम बल नीचे ही लगेगा एफसी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अणु सतह पर या सतह के ठीक नीचे हैं उन पर नीचे की ओर बल लग रहा होगा, और जो अणु कहाँ पर हैं, द्रव के अंदर हैं, उस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा। तो जो अणु इस ऊपर मुक्त सतह के अंदर हैं, मुक्त सतह मतलब 10⁻⁹ मीटर की दूरी में है, इस मोटाई में है, तो सभी के सभी अणु नीचे आने की कोशिश करेंगे, और इस स्थिति में द्रव की सतह क्या करती है, एक ऐसी प्रवृत्ति रखती है कि न्यूनतम अणुओं की संख्या सतह पर रहे, क्योंकि अणु कहाँ आना चाहते हैं, अंदर, नीचे, तो यानी सतह पर तो कम होंगे जब नीचे आना चाहते हैं, तो सतह पर कम अणु रखने की प्रवृत्ति रखती है, और जब किसी सतह में अणुओं की संख्या कम होगी तो क्षेत्रफल भी कैसा होगा, कम ही होगा। तो वही हमने लिखा है, 3 अणु ए बी सी पर विचार करें, ए पर कुल बल 0, बी और सी पर बल नीचे की ओर, अर्थात द्रव की सतह कम से कम अणुओं को रखने की प्रवृत्ति रखेगी, अतः सतह कम से कम क्षेत्रफल रखने की कोशिश करेगी। इसलिए जब क्षेत्रफल कम से कम रखने की कोशिश होती है, इसलिए द्रव की सतह तनाव की स्थिति में रहती है, और पृष्ठ के इस तनाव को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसी कारण से द्रव की बूंद भी गोलाकार होती है। जैसे बारिश की बूंदें अपन ने देखा कैसी होती हैं, गोलाकार। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव उसमें भी होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की बूंद की सतह बनेगी वो तनाव की स्थिति में रहेगी, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगी, और सभी आकृतियों में समान द्रव्यमान के लिए गोले का ही क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इसलिए द्रव की बूंद क्या कौन सा आकार ले लेती है, गोले का आकार ले लेती है। वो घन का आकार नहीं लेती, वो चतुर्भुज का आकार नहीं लेती, वो त्रिभुज का आकार नहीं लेती,
वो गोले का ही आकार लेती है, क्योंकि दिए गए द्रव्यमान के लिए गोले का क्षेत्रफल ही सबसे कम होता है। ठीक है, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ तो पढ़ा नहीं है। अब हम पृष्ठ तनाव की व्याख्या करते हैं यहाँ से, और पृष्ठ तनाव की गणितीय व्याख्या आप देखेंगे। गणितीय व्याख्या के लिए हमने क्या किया, एक द्रव की सतह बनाई। द्रव की सतह मतलब हमने फ्रंट व्यू बनाया, ये द्रव की सतह है। फ्रंट व्यू समझते हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं द्रव की सतह को, ऐसी दिखेगी। ठीक है, मतलब एक कटोरे में पानी भर लिया, ऊपर से देख रहे हैं, वो है स्थिति। तो इस पर एक काल्पनिक लाइन बना लूं मैं, एक काल्पनिक लाइन ये बना ली मैंने, ये काल्पनिक लाइन होगी नहीं, हमने इमेजिन कर ली कि एक काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा की लंबाई सपोज L है। ठीक है, अब ये जो काल्पनिक रेखा है, इसको पृष्ठ तनाव के कारण ये पूरा पृष्ठ जो फ्री सरफेस है वो इस पर बल लगाएगी, क्योंकि पृष्ठ तनाव न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है पृष्ठ, तो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति में वो तनाव की स्थिति में रहेगा। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ये काल्पनिक में आगे बढ़ लो, ये सो जाओ सुबह उठ के, है ना। तो सर्दी में तुम लोग भी तो आ गए, मैं भी तो आ गया। लिख लो इसको। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा, टी। टी से प्रकट करेंगे और ये होगा बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। इकाई लंबाई पर लगने वाला बल F/T, F/L। F का मान, इकाई देखो, F का होता है न्यूटन, SI इकाई, SI मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर। एक और होता है देखो मात्रक, इसमें अपन एक काम करें, मीटर से ऊपर नीचे गुणा कर ले तो न्यूटन मीटर बटे मीटर स्क्वायर हुआ, और इस न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही CGS मात्रक, CGS मात्रक होता है न्यूटन का क्या होता है, डाइन, प्रति मीटर का सेंटीमीटर, और ऐसे ही इसको कहते हैं अर्ग, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। हटा दें। पृष्ठ तनाव, तो ये परिभाषा किसकी हुई, पृष्ठ तनाव। अब इसमें ये F क्या है, L क्या है, वो देखो। L क्या होता है, L वो दूरी होती है, उस वस्तु की वो दूरी या वो लंबाई होती है जिस लंबाई के संपर्क में पूरा द्रव होता है। बात समझ में आई। L कौन सी दूरी है, कौन सी लंबाई है, वह लंबाई जिसके संपर्क में द्रव होता है।
तो देखो L वह लंबाई है जिसके संपर्क में द्रव है। ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, चलो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं अपन, और उदाहरण क्या एक एक करके सवाल लेते हैं, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि मैं आपको L में कौन सी लंबाई की बात कर रहा हूं। जैसे एक नीडल है, नीडल सुई, सही नहीं है, सुई, एक सुई को पानी की सतह पर ठीक रखा जाता है, आराम से रख दिया जिससे कि वो डूबे नहीं। आप कहोगे डूब जाएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में तो पढ़ा था, सुई डूब जाती है और पानी के जहाज तैरते रहते हैं। तो अगर पृष्ठ तनाव हम उस पानी का बढ़ा देते हैं तो फिर वो तैरती रहेगी। जैसे शुद्ध पानी ले लिया आरओ का, तो उसमें डूब जाएगी, आराम से रखोगे तब भी डूब जाएगी। लेकिन उसी आरओ के पानी में अगर हम नमक मिला दें, शुगर मिला दें अच्छी खासी, और फिर आराम से रख दें, तो क्या होता है, नमक मिलाने पर या शुगर मिलाने पर उसकी जो है पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ का तनाव बढ़ गया, यानी अब उस पर आसानी से उस नीडल को रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक सुई है जो पानी की सतह पर ठीक रखी जाती है, और पानी की सतह पर रख जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पृष्ठ तनाव अच्छा खासा रहा होगा। सुई की लंबाई L है, जैसे ये पानी की सतह है और ये सुई रख दी, इसकी लंबाई L है, तो बताना है इस सुई पर लगने वाला बल कितना होगा। तो यहां सूत्र देखा, T बराबर F/L होता है, तो F बराबर हो जाएगा T गुणा L। लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने L कौन सी लंबाई ली है, वह लंबाई जिसके संपर्क में द्रव है। अगर हम इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से बढ़ा करके देखेंगे इस सुई को और द्रव को, तो ये तो सुई है और यहां पर ये पूरा द्रव भरा हुआ है। तो इस सुई के इस तरफ, नीडल के इस तरफ भी द्रव की सतह है, ये वाली है कि नहीं है, और इस तरफ भी द्रव की सतह है। तो यानी सुई के दो साइड से द्रव संपर्क में है, L लंबाई से इधर से, L लंबाई से इधर से। तो इसलिए यहां T इंटू L की बजाय क्या लेना चाहिए, T इंटू 2L, क्योंकि लंबाई वह लेनी है जिसके संपर्क में द्रव है। तो अब इसका उत्तर होगा F बराबर 2TL। ठीक है, तो सुई पर लगने वाला बल हुआ पृष्ठ तनाव के कारण। अगर कोई पूछे कि पृष्ठ तनाव के कारण कितना बल लग रहा है, तो वो क्या होगा, F बराबर 2TL। ठीक है, बोलो। दूसरा सवाल देखें, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक रिंग है, बलय है, जिसकी त्रिज्या R है, पर R है, को द्रव की सतह पर रखा जाता है। बलय पर बल बताएं, पृष्ठ तनाव के कारण बल बताएं। पृष्ठ तनाव के कारण बल बताएं, क्या उत्तर होगा आप लोग बताओ। जैसे
ये हमारे पास द्रव की सतह है, ये हमारे पास एक द्रव की सतह है। ऊपर से देखने पर फ्रंट व्यू ऐसा दिख रहा है, और इसमें हमने एक ये बलय जस्ट फ्लोट करा दी जिसकी त्रिज्या r है, उसके ऊपर रख दी। प्रस्तनाव अच्छा होगा तो रखी रहेगी, अदरवाइज डूब जाएगी। तो इस रिंग पर लगने वाला बल क्या है? इसमें भी क्या करेंगे, हमारे पास उत्तर वही है कि यहां पर आप देखते हैं F बराबर क्या होता है, T इंटू वह लंबाई जिसके संपर्क में द्रव है। जरा बताओ कितनी इसके संपर्क में द्रव है? बाहर से इस रिंग के संपर्क में ये द्रव है कि नहीं है? तो यानी इसमें इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 पाई r। बोलो। और अंदर भी तो द्रव भरा है, इसके संपर्क में भी, अंदर वाली सतह के संपर्क में भी, या अंदर वाली लंबाई के संपर्क में भी द्रव है। तो 2 पाई r और हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम है। तो एक बार और 2 पाई r होगा तो 2 से गुणा कर दें। तो आंसर क्या हुआ, F बराबर 4 पाई r t। क्या आंसर आया, 4 पाई r t। ठीक है, 4 पाई r t। क्लियर है? राजकुमार क्लियर है? क्या क्लियर है? ये बल है और ये इसकी त्रिज्या, तो बल कितना लगेगा, 4 पाई r t। 2 क्यों ले लिए, क्योंकि अंदर भी द्रव और बाहर भी द्रव है। एक डिस्क है चकती, क्या है, एक डिस्क चकती। एक डिस्क को द्रव की सतह पर रखा है। इस पर सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल क्या है, बताओ। ये क्या है, द्रव की सतह है, इस पर रख दी एक चकती। चकती कैसी होती है, अंदर से इधर से ठोस, त्रिज्या ऐसी कितनी है, r। बताओ इस पर लगने वाला बल। इस चकती में केवल बाहर की जो लंबाई है ना, ये बाहर की जो लंबाई है, यही लंबाई केवल द्रव के संपर्क में है। अंदर तो पदार्थ है चकती का, वो तो द्रव के संपर्क में नहीं है। इसलिए अब जो बल लगेगा T इंटू क्या होगा, 2 पाई r। इसमें 4 पाई r नहीं होगा। समझ आ गई बात, इसमें 4 पाई r नहीं होगा। राजकुमार मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट है, मोस्ट सिंसियर। कभी छुट्टी नहीं करता, करता है क्या, नहीं ना, सबसे पहले आता है, टाइम का पंक्चुअल, मोस्ट सिंसियर, और सारे सब्जेक्ट में
केवल फिजिक्स समझ में आ रही है उसको। ऐसा तो नहीं कर रहा तू। अगले साल बगल में न्यू फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय राजकुमार सर। मिस्टर डॉक्टर राज। सर्दी को सर्दी लग जाए। हाँ। तो चलो एक सवाल पूछते हैं राज से। चौथा, देखो, एक एल लंबाई का वर्गाकार फ्रेम टी पृष्ठ तनाव की सतह पर रखा है। इस पर बल बताएं, पृष्ठ तनाव के कारण बल बताएं। चित्र मैं बता देता हूं, आप इसका उत्तर बताएं। और सबसे पहले बताएगा राज। देखो, ये वर्ग है, इसकी लंबाई एल है। तो बताइए इस पर लगने वाला कुल बल पृष्ठ तनाव के कारण कितना है? पृष्ठ तनाव के कारण कुल बल बताओ। राज इधर देखो, पहले तो टी आएगा, फिर वो लंबाई आएगी जिस लंबाई के संपर्क में क्या है? द्रव है। तो कितनी लंबाई के संपर्क में द्रव है, जरा गिन के बताओ। एल ये, एल ये, एल ये, एल ये, कितने बार एल है? 4 बार कि 6 बार? 4 बार पक्का? तो 4L तो यही हो गया। अब 4L और लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बाहर से भी संपर्क है द्रव का और ये अंदर से भी द्रव का उतनी ही लंबाई का संपर्क है। तो 4L बाहर की और 4L अंदर की, 2 से गुणा कर दें तो आंसर हो जाएगा 8TL। 8TL 8TL। ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अब आ रही है? यही क्या कम है? क्योंकि इन्वर्टर चल रहा है ना, तो इन्वर्टर से ये थोड़ी सी हमिंग साउंड आ रही होगी। चलो आज तो ऐसे ही देखो थोड़ी सी, फिर आज तो ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब आपने अभी बताया नहीं तो मैं इसमें कुछ और कलाकारी कर सकता था वॉइस क्लियर करने के लिए। ऐसा दिया है आंतरिक लंबाई इतनी है, बाहर वाली लंबाई इतनी है, तो अलग अलग आएगा। क्लियर हुई कि नहीं?
चलो ये हो गया है, ठीक है। एक और सवाल देखें। एक हमारे पास सपोज आयत है, आयताकार फ्रेम है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। बताओ इसमें बल कितना लगेगा। आयताकार फ्रेम, बताइए। कितना पृष्ठ तनाव के कारण बल लगेगा। F बराबर, पहले तो पृष्ठ तनाव T हो गया गुणा, अब बोलो, चारों लंबाई जोड़ लो पहले, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B, यही होगा कि कुछ और होगा? नहीं, 2 से गुणा और होगा। क्यों? अरे ये बाहर से संपर्क में है, L प्लस बी प्लस बी L प्लस बी, 4 बार L और L 2L, B और B 2B, लेकिन अंदर से भी तो संपर्क में है, तो इसलिए इतनी लंबाई में 2 से गुणा फिर से करना पड़ेगा। तो F बराबर आएगा 4L प्लस बी इंटू टी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पर हुआ पृष्ठ तनाव। ठीक है, यहां पर हुआ ये पृष्ठ तनाव। अब अपन देखते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। देखिए क्या होता है कि जब कोई सतह, द्रव की सतह मुक्त सतह होती है, तो अभी हमने देखा था कि पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या करती है, अपना कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। ठीक है, और कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश कर रही है, यानी कम अणु रखने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव में अभी एक सूत्र पढ़ा था, T बराबर क्या था, F अपॉन L, और मैंने इसमें कहा था कि L से अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो F इंटू L बटे क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। यही हुआ। अच्छा, F इन इसका इधर गुणा कर दूं, F इंटू L बराबर T इंटू L स्क्वायर कर सकता हूं। विमीय रूप से बता रहा हूं, सिंपल सा। F इंटू L क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य होता है ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसको मैं अगर पृष्ठीय ऊर्जा डेल्टा यू ले लूं, ठीक है, T इंटू, तो यहां पर भी जो L स्क्वायर है, ये जो L स्क्वायर किस विमा के बराबर होगा, क्षेत्रफल के, होगा कि नहीं? क्षेत्रफल यहां लेंगे चेंज इन एरिया। क्या लेंगे? चेंज इन एरिया, क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा चेंज इन एनर्जी, तो T इंटू क्या आएगा, चेंज इन एरिया इंटू टी। तो आपको केवल ये सूत्र याद रखना है, किसी पृष्ठ की ऊर्जा क्या होती है, T गुणा डेल्टा ए। T क्या है, T क्या है, पृष्ठ तनाव, डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो जब कभी भी आपको ऊर्जा निकालनी हो, आपको देखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आप कर रहे हो। क्षेत्रफल में जितना परिवर्तन कर रहे हो उसमें पृष्ठ तनाव से गुणा कर दो, बस आ गया उत्तर। और कुछ दिमाग लगाना नहीं है। क्या करना पड़ेगा,
केवल पृष्ठ तनाव में क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन किया है उससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये गुणा है, ये गुणा है, ये भी गुणा है, सब ये गुणा है। लिख लिया? अपने को ये याद रखना है, पृष्ठीय ऊर्जा बराबर क्या? पृष्ठ तनाव गुणा क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, इकाई इसकी वही हो जाएगी जूल। अब देखो कुछ एक इसी के सवाल में आपको देता हूं एक एक करके। आर त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य बताएं। W बराबर वही ऊर्जा में परिवर्तन, ये हिंट मैंने दे दिया आपको। आर त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य बताओ। आर त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य बताएं सभी। ऑनलाइन वाले लिखें जल्दी से अपना आंसर। ये आज जो क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, इसका जो है आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एडिट करके, थोड़ी साउंड भी क्लियर करके आपको पूरी जो क्लास है वो मिल जाएगी दोबारा से। तो आप अपने ऐप पर ढूंढ लेना चैट रूम में। बताओ, आर त्रिज्या की बूंद बनाने में कार्य। अरे कार्य बराबर डेल्टा यू, डेल्टा यू बराबर टी इंटू क्या? डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब पृष्ठ में सतह के क्षेत्रफल में परिवर्तन। जब बूंद बनी ही नहीं थी तो सतह का क्षेत्रफल क्या था? 0। अब आर त्रिज्या की बूंद बना दी तो अब सतह का नया क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो परिवर्तन कितने का आया? 4 पाई आर स्क्वायर का। तो बस यही उत्तर हो गया। इसमें कौन सी आपको वेदों के मंत्र पढ़ने हैं? 4 पाई आर स्क्वायर टी हो गया। वैसे पढ़ना चाहिए लेकिन ये तो उनसे भी सरल है। चलो अब बताओ दूसरा। आर से 2r त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य। जल्दी से आंसर देंगे। आठ पाई आर स्क्वायर टी। टी इंटू परिवर्तन, परिवर्तन है पृष्ठ में परिवर्तन। 2r त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर की जगह 2r, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो आर त्रिज्या की बनी बनाई थी, 4 पाई आर स्क्वायर, यही हुआ। टी गुणा 4 पाई 2, ये कितने हो गए? 4r स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कितने हुए? 16 में से 4 घटा दो, 12 पाई आर स्क्वायर टी, ये उत्तर आएगा। देखो 12 उसका आ गया था, तूने 8 बताया।
आर से 2r त्रिज्या की बूंद बनाने में किया गया कार्य, एक ही सूत्र है, W बराबर T गुणा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो 2r त्रिज्या की बूंद का क्षेत्रफल माइनस r त्रिज्या की बूंद का क्षेत्रफल। 2r त्रिज्या की बूंद का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई 2r का स्क्वायर। r त्रिज्या की बूंद का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप बैक ईयर पेपर उठा लो, ये 12 पाई r स्क्वायर टी कई बार पूछा गया है। r त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कार्य बताओ। बताओ राजकुमार, r त्रिज्या का क्या बनाना है? बुलबुला। T गुणा, देखो T गुणा r त्रिज्या का बुलबुला बनाएंगे, अंतिम क्षेत्रफल क्या होगा? बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, बाहर वाला, लेकिन अंदर वाला भी लेंगे इसमें। क्यों? वो जैसे वहां पर L लंबाई ली थी ना, कौन सी? जिसके संपर्क में द्रव था। ऐसे यहां पर जब क्षेत्रफल लेते हैं तो वो क्षेत्रफल लेते हैं जिसके संपर्क में वायु रहती है, या जिसके जितनी उसकी फ्री सरफेस होती है। मुक्त पृष्ठ कितने होते हैं? एक बाहर मुक्त पृष्ठ है, बुलबुले में बाहर भी मुक्त पृष्ठ होता है, अंदर भी मुक्त पृष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि अंदर भी वायु है और बाहर भी वायु है। वायु जिस सतह के संपर्क में है, मुक्त पृष्ठ हो गया। देखो जैसे ये बनाया बुलबुला, और बुलबुले के अंदर है ये वायु, ये रह गई वायु, और वायु बाहर भी है। तो इसका मतलब 4 पाई r स्क्वायर में गुणा कितने से होगा? 2 से। तो इसका उत्तर आएगा 8 पाई r स्क्वायर टी। समझ में आई बात? 8 क्यों आया? 0 से r त्रिज्या का बुलबुला बनाना है तो 2 पृष्ठ होते हैं बुलबुले में, अंदर और बाहर, इसलिए 8 आएगा। बूंद में एक ही पृष्ठ होता है बाहर, अंदर तो द्रव भरा हुआ है, तो बूंद में एक ही पृष्ठ होता है, इसलिए 4 पाई r स्क्वायर आया था। बुलबुले में 2 पृष्ठ होते हैं, डबल हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर। चलो अब इसको बताओ, चौथा प्रश्न राजकुमार। r से 2r त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कार्य बताओ। r से 2r त्रिज्या का बुलबुला बनाना है, 12 पाई r स्क्वायर टी। 12 तो इसी में आ रहा था, 12 तो गोले में आ रहा था। r से 2r त्रिज्या का हम ड्रॉप बना रहे थे, बूंद बना रहे थे, तो 12 आ रहा था। अब कितना आएगा? कितना आया? 24। चेक कर लेते हैं। t गुणा 4 पाई 2r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r का स्क्वायर, और चूंकि बुलबुला है तो 2 से गुणा। 2 से गुणा नहीं कर पाया वो, तो उत्तर क्या आएगा? 24 पाई r स्क्वायर टी। ठीक है, 24 पाई r स्क्वायर टी, 24 पाई r स्क्वायर टी। आज शाम को अपनी स्थिर विद्युत रह गई है कि हो गई पूरी? हो गई पूरी। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दें शाम को। हाँ, इंग्लिश वालों की मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, तो आपकी भी 2 लेक्चर हो गए। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी। ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट।
ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, ये जो है प्रकाश की द्वैती प्रकृति एनसीईआरटी में 11th चैप्टर है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। और एक और क्विज टाइप का अपन एक और स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे घर पे आप लगभग 24 घंटे पढ़ते ही रहो, ठीक है ना। क्योंकि देखो फिजिक्स एक लग रही है सुबह, एक लग रही है शाम को, और फ्राइडे और सैटरडे को अपन टेस्ट में जो आता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर एक और नया मैं एक छोटा सा क्विज और स्टार्ट कर रहा हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है, मात्र 10 मिनट के लिए, मतलब 2 घंटे नहीं आना ये, और वो आना भी नहीं है यहाँ, घर से ही ऐप पर। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 बजे से 5 बजे के बीच में, सभी सुन लें, ऑनलाइन वाले खासतौर से सुन लें, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 से 5 के बीच में जब आप घर पे हों या कहीं कोचिंग में भी हों किसी जगह पर, तो 10 मिनट आराम से निकाले जा सकते हैं। टीचर इधर देख रहा है तो सॉल्व कर दिया, है ना। या जब वो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो अगर कुछ मोटिवेशन के लिए बात कर रहा है तो उस समय अपन तो हाईली मोटिवेटेड पहले से ही हैं, तो अपन उसको सॉल्व कर लें, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। या कोई टीचर जोक सुना रहा है तो अपन तो जोक से भरे पड़े हैं, तो अपने को सुनने की क्या ज़रूरत है, सीधे अपन उन सवालों को सॉल्व कर लें, ज़िंदगी जोक है ना। तो इसलिए अपन उस समय सदुपयोग करें। तो उसमें क्या करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 बजे से लिंक ओपन होगी, और एक आपके पास नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से पहुंच भी गया होगा कल की डेट का, वेडनेसडे का, है ना। तो 3 से 5 तक मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके आपको सबमिट कर देने, ठीक है। कोई जो हो चुके हैं उनके होंगे, अभी इलास्टिसिटी के हैं, अभी इलास्टिसिटी का है, क्योंकि इस टेस्ट में इलास्टिसिटी लूँगा मैं, तो अभी इलास्टिसिटी का है, तो इलास्टिसिटी का 10 क्वेश्चन अभी आएगा। फिर एक और फ्राइडे को 10 क्वेश्चन 3 से 5 के बीच में आएगा। आपको 5 बजे से पहले उसको सबमिट करना है, 5 बजे उसका रिजल्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगा, कितने बच्चों ने कितने समय में उसको कंप्लीट किया। उसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हाँ, एक तरह से क्विज और टेस्ट ही है, उस मतलब ऐसे लाइव नहीं होगा, उसमें आपके ऐप पर आ गया, जैसे टेस्ट देते हो तो 10 क्वेश्चन आ गए उसमें, अब 10 क्वेश्चन अपन उसको सॉल्व करके उसमें सबमिट करते जाओ। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ठीक 5 बजे उसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके सॉल्यूशन भी आपको 10 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। तो आपके पास 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वीक में, 30 क्वेश्चन, ये अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप जरूर करें, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे दिमाग में हर समय 24 घंटे फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट रहना चाहिए। बच्चे कहते हैं ना सर कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, तो मैं तो पढ़ते ही रहना है, ये घंटे गिनने का काम नहीं है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो घंटे गिनना बंद कर दो, हमें 5 मिनट का समय मिले पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। ये पूछो सर कितने घंटे का मनोरंजन कर लें, तो 2-4 मिनट का मनोरंजन कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा। लेकिन कोई पूछ रहा है सर कितने घंटे पढ़ लें, मतलब वो सिंसियर नहीं है हकीकत में। अगर वो ये पूछ रहा है सर कितने घंटे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, तो फिर तो गड़बड़ है। हाँ ये ठीक है सर मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ, कितना मनोरंजन कर लूँ, तो थोड़ा बहुत ठीक है, 10-15 मिनट आधे घंटे चलता है। उल्टा पूछते हैं ना, तो जो ये पूछता है कितने घंटे पढ़ लें, उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता, अंदर से ही मिलता है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर बाहर की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और बाहर से आप 50 टीचर लगा दो, 50 हंटर वाले पहलवान लगा दो कि इसने सवाल नहीं किया तो एक सटाक लगेगा, वो नहीं बन सकता। वो ठीक है, बोले नहीं बन रहा तो 2 और लगा दे, क्या है मेरे पे नहीं बन रहा। तो इसलिए अंदर से ही अगर मोटिवेशन होगा, अंदर से इच्छा होगी, तो 100% फिर कोई रोक नहीं रहा। उसके लिए फिर अपने आप खुद पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इतना करो, और शाम को मिलते हैं 5:30 बजे। बेसिक क्लास गुरुवार
आज तो क्या